Hello everyone, welcome back to your favorite channel Civil and Civil Engineers। स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। पार्ट 5 लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। पार्ट 5 में कवर करेंगे 101 725 क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। हर एक ऑप्शंस को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। जो पॉसिबल क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं हम उनको भी समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट 5 का क्या कहता है। ये पूछा गया उत्तराखंड 8 2013 में। फॉर अ रिवेट ऑफ 20 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ होल विल बी टेकन एज। फाई दे दिया है, फाई एच पूछ रहा है। सर बिल्कुल पूछ रहा है। सर आपने एक चीज़ हमें बताई थी, क्या अगर जो डाया है वो लेस देन इक्वल टू 25 mm होगा तो सर फाई एच निकालने के लिए हम ना फाई में 1.5 mm ऐड कर देंगे। हाँ सर, ये तो बिल्कुल याद है हमें। और सर आपने ये भी बताया था अगर फाई ग्रेटर देन 25 mm है, ग्रेटर देन 25 mm है, तो फाई एच निकालने के लिए सर क्या कर देंगे, फाई प्लस 2 mm कर देंगे। सर बिल्कुल ये भी याद है हमें। अब क्वेश्चन में 20 mm डायमीटर गिवन है तो 1.5 ऐड कर दो, 21.5 mm। ये मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह तुमको बताया है, बट एग्ज़ाम में ऐसे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 20 देखा, डायरेक्ट 1.5 ऐड किया, 21.5 आंसर मार्क किया एंड देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन सेकेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम में टाइम हम बचा सकें। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 उत्तराखंड 8 2013 HP SSC 2015। Which of the following types of the riveted joint is free from bending stress? बेंडिंग स्ट्रेस से कौन सा जॉइंट फ्री है इनमें से? ऑप्शन आर बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, बट जॉइंट जो होता है डबल कवर प्लेट के साथ, ये ऑलमोस्ट हर चीज़ से फ्री होता है। इसेंट्रिसिटी से, मूवमेंट से, बेंडिंग स्ट्रेस से, ये सबसे हमारा फ्री होता है। आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। बट जॉइंट तो आप बना ही लेंगे, डबल कवर बट जॉइंट। प्लेट्स है, ये प्लेट्स है। अगर डबल रिवेटेड होगा तो यहाँ रिवेट्स आ जाएंगे दो, ठीक है, ये रिवेट्स बन जाएंगे। तो ये डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट हो जाएगा। सिंगल कवर का आपको पता है एक प्लेट लग जाएगी ऊपर, लैप जॉइंट आपको पता ही है, ये हमारा लैप जॉइंट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया JEE 2015, while connecting structural steel plates with rivet, the ratio of the maximum cross pitch to the thickness of plates connected should be। रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम क्रॉस पिच की किसके साथ, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स कनेक्टेड शुड बी। अब क्वेश्चन को ऑप्शन देखिए, 12 16 4 32। 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब पिच के बारे में बात कर रहा है तो पिच हमने पढ़ा था सर, मैक्सिमम पिच की बात कर रहा है। मिनिमम पिच तो आपने बताया था 2.55 होती है, तो उसका कोई लिंक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। बट मैक्सिमम पिच का लिंक नज़र आ रहा है। कंप्रेशन में कितनी होती है, 12T होती है सर, 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। सर टेंशन में कितनी होती है, 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। कंप्रेशन में 12T और 200 mm विच एवर इज लेस, एंड टेंशन में 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। दोनों पता है हमें C और T, बट ये कंफ्यूज करने के लिए उसने ऑप्शन 12 और 16 स्टार्टिंग में दे दिया है। बट उसने हमसे पूछा क्या है, ये देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम क्रॉस पिच टू द थिकनेस ऑफ प्लेट्स। मैक्सिमम क्रॉस पिच याद रखना कितनी होती है, 32T और 300 mm। याद कीजिए, मैं आपको टैक रिवेट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पिच 32T और 300 mm होती है, इससे ज़्यादा पिच नहीं हो सकती। तो इस क्रॉस पिच का थिकनेस ऑफ प्लेट से रेशो पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, तो 32T डिवाइड बाई T। बिल्कुल सर कर सकते हैं, T से T कट होता है, आंसर आएगा 32। यही देखिए क्वेश्चन की बढ़िया बात है, यही एग्जामिनर का दिमाग है। वो आपके दिमाग से प्ले करके आपको ट्रैप में फंसा गया, आपको कंप्रेशन टेंशन के बीच में फंसा गया। 32T तक आपका ध्यान उसने जाने ही नहीं दिया, और ऑप्शन जानबूझकर D दिया 32 ताकि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। मिनिमम पिच 2.55 होती है, मैक्सिमम पिच कंप्रेशन में 12T और 200 mm विच एवर इज लेस, एंड इन टेंशन इट 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, एंड मैक्सिमम क्रॉस पिच
इन अ मेंबर इज 32T और 300 mm, विच एवर इज लेस। अब रिलेशन पूछा 32T डिवाइड बाई टी कर दिया तो 32 आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको जिस क्वेश्चन से बन सकते थे सारे मैंने क्लियर कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104, यूपी जल निगम 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है डायमीटर ऑफ अ रिवेट शैंक इज डी। रिवेट शैंक का डायमीटर डी है, द डायमीटर ऑफ स्नैप हेड और पेन हेड विल बी। मैंने आपको बताया था रिवेट कैसा होता है, ऐसा होता है मशरूम की तरह, एक देखा देखा लगता है सर, बिल्कुल ऐसा होता है सर, बिल्कुल सही बताया सर आपने। जो शैंक, ये मैंने आपको बताया क्या होता है, शैंक होता है और ये हेड होता है सर, बिल्कुल बताया था आपने। बट जो चीज़ हमको नहीं पता थी वो हम जान लेते हैं, क्या मार्कर का कलर बदल लेते हैं सर, ग्रीन यूज़ कीजिए, ग्रीन से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है 0.7D, कितना 0.7D। और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आउटर से आउटर तक का, ये सर हमारा कितना होता है, ये सर होता है हमारा 1.6D। कितना होता है सर 1.6 ऑफ डी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने 0.7D वाला आपको इसलिए बता दिया एग्जाम में, अगर वो पूछता तो आपको वो पता होना चाहिए, बट यहाँ पे इसने डायमीटर ऑफ स्नैप हेड और पेन हेड पूछा है तो वो होता है 1.6D, यानी कि ऑप्शन सी। एक चीज़ जो याद रखनी है, जो रिवेट में कवर प्लेट यूज़ होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 5/8 होती है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट के 5/8 टाइम्स होती है। ये सब चीज़ें हमारे को याद रखनी है, कहीं भी क्वेश्चन में पूछ फॉर्म में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है पूछा गया यूपी जल निगम 2016 फर्स्ट शिफ्ट में। स्ट्रक्चरल स्टील में हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। 0.20 से 0.27%, 0.70 टू 0.80%, 1.2 से 1.27% है, 1.7 से 1.8%। तो याद रखिए जो जनरली स्ट्रक्चरल स्टील होता है काइंड ऑफ सिमिलर माइल्ड स्टील की तरह सिमिलर होता है, ठीक है। तो माइल्ड में कितना होता था हमारा 0.15 से 0.30%, तो उसी रेंज में आसपास यही होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, रॉट आयरन में कितना होता है, रॉट आयरन में कितना बताया था मैंने, उसमें 0.15% होता है, कास्ट आयरन में 1.5% होता है। ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में कितना होता है मैं आपको बता चुका हूँ। माइल्ड स्टील में कितना होता है, मीडियम कार्बन स्टील में कितना होता है, हाई कार्बन स्टील में कितना होता है, सब मैं आपको क्लियर पहले ही कर चुका हूँ। इनसे रिलेटेड कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आए वो आपको आना चाहिए, तो रिवाइज करना ना भूलें इनकी वैल्यूज़ को, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, यूपीपीसीएल जेई 2016, फॉर सिंगल रिवेटेड जॉइंट्स द एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ द स्टील पाइप जॉइंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली। सिंगल रिवेटेड जॉइंट है, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी पूछ रहा है स्टील पाइप जॉइंट की अप्रॉक्सीमेटली कितनी होने वाली है, 0.47, 0.63, 0.75 या फिर 0.9। सर अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, हमें तो पता भी नहीं निकालते कैसे हैं। अरे तो सोचना क्यों है, दिमाग लगाना क्यों है, ये टू दी पॉइंट चीज़ें होती है जो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, ये थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं हमें याद रखनी है। 0.63 होती है, अगर हर चीज़ सॉल्व करने लग जाओगे तो हो जाएगा आपका एग्ज़ाम पूरा वहाँ टाइम से, है ना। तो याद रखना है कि 0.63 होता है, यानी कि ऑप्शन बी, फॉर द सिंगल रिवेटेड जॉइंट एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ द स्टील पाइप जॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.63 पूछा गया यूपीपीसीएल जेई 2016 में। कॉन्सेप्ट हर चीज़ का समझना ज़रूरी नहीं है, कई बार वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ती। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं 107, यूपीपीसीएल जेई 2016, रिवेट जॉइंट इज। छोटे से क्वेश्चन बना दिया है, रिवेट जॉइंट क्या होगा इनमें से, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, लैप एंड बट जॉइंट बोथ, नाइदर लैप नॉर अ बट जॉइंट। आपको पता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट भी होता है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट भी होता है, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट भी होता है, सिंगल डबल रिवेटेड बट जॉइंट भी होता है, तो दोनों होते हैं, लैप भी होता है बट भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लैप एंड बट जॉइंट बोथ। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको पहले करा चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि इनमें आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपका बहुत अच्छे से बिल्डअप पहले ही कर चुका हूँ। क्वेश्चन आते ही आपको आंसर पता होगा था कि लैप एंड बट जॉइंट बोथ होने वाला है, मेरे बताने की भी देर नहीं आपने वो की, पर मुझे पता था आपको पहले से आंसर पता है, बट कॉन्सेप्ट बताना मेरा फ़र्ज़ है तो मैं हर बच्चे को साथ लेके चलता हूँ। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, SSC JEE 2010 एंड SSC JEE 2007, अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल ड्यू टू।
एक रिवेटेड जॉइंट है वो कैसे फेल हो सकता है, ऑप्शंस बताएंगे कैसे हो सकता है। टेयरिंग ऑफ प्लेट ओनली, शेयरिंग ऑफ रिवेट ओनली, बेयरिंग ऑफ प्लेट और रिवेट ओनली, या एनी ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था पीएस, पीबी, पीटी, इन तीनों में से जो मिनिमम होता है उसमें हमारा रिवेट जॉइंट फेल कर जाता है। सर बिल्कुल, तो आपने बताया था, याद था, हमने 10 सेकंड में आंसर मार्क कर दिया, एनी ऑफ द अबव विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ये तो हमें याद है। अब याद रखने की एक और चीज़ है सर, क्या? पीएस निकालते कैसे हैं सर? सर पाई/4 जो डी डैश का स्क्वायर यानी कि होल का डाय लेके चलते हैं, ये याद रखना हमेशा, इंटू एफ एस। तो ये तो हो गया सर पी एस। पी बी कैसे निकालते हैं सर? डी इंटू टी इंटू एफ बी। सर ये भी मुझे याद था। पी टी कैसे निकालते हैं? टेयरिंग में कैसे निकालते हैं? प्लेट में से होल का डाया माइनस कर दो, कर दिया सर, टी इंटू एफ टी, सिंपल। सर पी एस भी निकालना आ गया, पी भी निकालना आ गया, पी टी भी निकालना आ गया, तीनों में से मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारे रिवेट जॉइंट को फेल करने का रीज़न बनेगी। स्टील में मैंने आपको बताया था हमेशा मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं। देखिए हर चीज़ यहाँ पर फिक्स है, अजम्पशंस फिक्स हैं, हर चीज़ आपकी लिंक रहेगी, बट आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, ये मेरा आपसे वादा है। आंसर हमारा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। Question number 109, SSC JEE 2007. The gross diameter of a 14 mm nominal diameter rivet is. Nominal dia given है 14 mm, सर D दे दिया 14 mm, और ग्रॉस डायमीटर पूछ लिया सर, होल का डाया पूछ लिया हमसे, तो क्या करें सर? अरे कितनी बार तो समझाया, आपको तो याद है ही है। सर 25 mm से कम होगा तो 1.5 ऐड कर देंगे, ज़्यादा होगा तो 2 mm ऐड कर देंगे। नींद में भी पूछोगे तो जवाब हमें आता ही होगा। 14 mm है तो 1.5 mm ऐड कर दिया, तुरंत आंसर है 15.5 mm। ऑप्शन ए मार्क किया और सर आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, SSC 2005 2010, दो एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। इन कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिडक्टेड फॉर बोल्ट्स ऑफ 36 mm डायमीटर, द डायमीटर ऑफ होल शेल बी टेकन है। सेम क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा है, डिफरेंट वैल्यूज में पूछा है। सर 25 से ज़्यादा है, 2 ऐड कर दीजिए और आगे बढ़िए। 38 mm हो जाता है, 2 ऐड करना तो हमें आता ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। Next question, question number 111, BCCL JEE 2017, Jharkhand JEE 2016, SSC JEE 2011. Modulus of elasticity of steel is assumed to. Modulus of elasticity यानी ES की बात कर रहा है। सर ES का वैल्यू क्या होती थी, आपने बहुत अच्छे से बताया था सर, 2 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर mm²। पर सर ऑप्शन देखे तो 200 किलो न्यूटन पर mm², 225, 250 एंड 275। सर ये तो कन्फ्यूज़न हो गया, अब कैसे करें? अरे सर आपने यूनिट कन्वर्जन तो हमें सिखाया था। अब न्यूटन को किलो न्यूटन में करना है तो डिवाइड कर दो ना 1000 से। जब किलो न्यूटन से न्यूटन में आए थे तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिया था। अब वापस जा रहे हो तो उसके 1000 रुपये वापस तो करोगे ना जो लिए हैं तुमने उससे, तो वापस कर दो। सर 10 की बार 5 थी तो 3 चली गई तो 2 बची। 200 किलो न्यूटन पर mm²। अरे सर ये तो ऑप्शन ए नज़र आ गया मुझे, ये तो सही हो गया, 200 किलो न्यूटन पर mm²। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट कंपटीशन कहाँ है? अगर आपने ये पूरा मेथड फॉलो किया, न्यूटन से किलो न्यूटन करने वाला, टाइम वेस्ट किया, तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। डायरेक्ट देखा 2 इंटू 10⁵ है, तो सर ये वैल्यू सिमिलर लग रही है कि 000 रहेगा पीछे, तो ऑप्शन में 200 गिवन है तो उसी को मार्क करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? Question number 112, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, DMRC 2015, the minimum width of the riveted section should be। riveted section की मिनिमम width पूछ रहा है। यहाँ पर जो फाई है वो डायमीटर ऑफ रिवेट है, 5h डायमीटर ऑफ रिवेट होल है। ऑप्शन है 2 फाई, 2.5 फाई, 3 फाई एंड 2.5 फाई एच। 2 फाई और 3 फाई तो रॉन्ग है, बचा 2.5 फाई एंड 2.5 फाई एच। तो याद रखना जो मिनिमम विड्थ होती है, मिनिमम विड्थ होती है वो होती है हमारी 2.5 ऑफ फाई। ऑप्शन बी, यानी कि नॉमिनल डायमीटर को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनिमम विड्थ होती है हमारी 2.5 ऑफ फाई, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IOF 2015, स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू इट्स। एक रिवेटेड लैप जॉइंट है, उसकी स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी? ऑप्शंस देखते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ, या ऑल ऑफ दीज। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज की जगह एनी ऑफ दीज होना चाहिए था, या फिर मिनिमम ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता ना,
या तो शेयरिंग होगी या तो बेयरिंग होगी या फिर टीयरिंग होगी। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट, एनी ऑफ दीज। IOF 2015 में पूछा गया था स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप जॉइंट जो इक्वल होगी शेयरिंग बेयरिंग टीयरिंग में से किसी के भी इक्वल, जो कि मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, FCI 2016, अकाउंटिंग टू अनविन्स फॉर्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल एंड द थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज गिवन बाय। एग्जाम में करना है विन तो यूज करेंगे अनविन। सर आपने बताया था 6.01 रूट टी होता है, 1.91 रूट टी होता है। अरे बताया तो मैंने दोनों चीज़ें थी, बट कौन सा रिलेशन किस में यूज होता है? सर ये वाला रिलेशन हम mm में यूज़ करते हैं जब थिकनेस ऑफ प्लेट mm में होती है, और ये वाला यूज़ करते हैं जब सेंटीमीटर में होती है। सर बिल्कुल सही, दोनों बातें हमें याद हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, डी इजिकल टू रूट टी, 1.6 रूट टी, 2 रूट टी एंड 2.6 रूट टी। क्वेश्चन में उसने सेंटीमीटर मेंशन नहीं किया, बट ऑप्शंस देखते ही हमें समझ आ गया वो सेंटीमीटर वाले फॉर्मूला की ही बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में देखा 1.91 तो सर कहीं नहीं है, तो बेसिक सेंस लगाओ ना, 1.91 के पास कौन सा है? सर 2 रूट टी है, तो मार्क करो ऑप्शन सी और आगे बढ़ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है। बार बार रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो हर कंसेप्ट हमारा बिल्डअप होता रहेगा और सारे क्वेश्चन हमें आसान लगते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, FCI 2016, रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू। सर रॉट आयरन में कितना कार्बन होता है? पहली बात, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है हमारी रॉट आयरन। सर कार्बन कंटेंट कितना होता है? सर 0.15% होता है, पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। सर बिल्कुल पता है। सर कार्बन कंटेंट का रिलेशन किसके साथ बताया था आपने? आपने कहा था कार्बन कंटेंट अगर बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगी और डक्टिलिटी घटेगी। सर ये भी रिलेशन मुझे याद हो गया, बट सर डक्टिलिटी होती क्या है? अरे जब छोटी क्लासेस में साइंस पढ़ते थे तो डक्टिलिटी मेलेबिलिटी पढ़ते थे ना, तो मेलेबिलिटी क्या होती थी? मेलेबिलिटी होती थी थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी क्या होती थी? ये होती थी मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होती थी? वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। अब कोई चीज़ वायर में कन्वर्ट करने के लिए तो उसको स्ट्रेच करोगे ना, पुल करोगे, यानी उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दोगे। अब किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो मतलब वो डक्टाइल है ना, यानी कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन कंटेंट का इन्हीं चीज़ों से रिलेशन है। मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, DMRC 2016 में पूछा गया, रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रो ऑफ रिवेट है जो पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, वो क्या होगी? पिच होगी, गेज डिस्टेंस होगी, गेज होगी, या फिर एच लाइन होगी। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने पिच, गेज, स्टैगर्ड पिच, ये सब कुछ बताया था, उनको आइडिया लग गया होगा अब तक। मान लो ये दो होल हैं और यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये इसके पैरेलल ही हो जाएगा ना। ये क्या होती है फिर हमारी? पिच होती है। ये क्या होती है हमारी? पिच। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो रो ऑफ रिवेट जो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पिच। गेज डिस्टेंस, गेज एज लाइन नहीं बोलते हैं, उसे पिच बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। गेज क्या होता है? मान लो ये है एक डाया, तो ये हो जाता है हमारा गेज, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन ए है करेक्ट यहाँ पे, पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, SSC JEE 2013, डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स नोन एज। जब फोर्स पैरेलल थी तो पिच था, बताया था ना मैंने आपको, पी था। और जब फोर्स ये फोर्स किसी हो गई, सरफेस से परपेंडिकुलर हो गई, ये क्या था हमारा? ये था हमारा गेज। क्या था? गेज। जब ऐसे दो होल्स थे और फोर्स लग रही थी तब पिच था ये पैरेलल, और ये था हमारा गेज। तो इसको फोर्स कैसे लग रही है? परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गेज। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्म्स में पूछ लिया, पिच को कभी लिंक कर दिया, कभी गेज को लिंक कर दिया। इसलिए दोनों क्वेश्चन बुक में साथ दिए हुए थे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, और क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। Moving towards next question, question number 118, UPSSC JEE 2015. If the diameter of rivet is 25 mm or less, diameter of rivet hole will be 25 mm से लेस की बात कर रहा है और डायमीटर ऑफ होल पूछ रहा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। 25 mm और लेस पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा है। लेस में क्या करते हैं सर?
1.5 mm ऐड करते हैं सर गिवन डाया में, क्या निकालने के लिए, डाया ऑफ होल निकालने के लिए। सर करेक्ट है, ऑप्शन देखा मोर देन 1.5 mm, लेस देन 1.5 mm, मोर देन 2 mm या फिर इक्वल। सर ऑप्शन ए को मार्क कर दीजिए यहाँ पर, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। 118 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। डायमीटर 25 से कम है तो 1.5 ऐड करते हैं, ज़्यादा है तो 2 mm ऐड करते हैं। बेसिक सी चीज़ है, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 119 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। ऑप्शन 1400 to 1800 kg per centimeter square, 1800 to 2500, 4200 to 5400, 5500 से 5700। तो याद रखने वाली चीज़ है क्या, 4200 से 5400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारे स्टील की, यानी कि ऑप्शन सी। वैल्यू याद रखनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होगा तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 डी ट्रिपल एस पी जेई 2015। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कैन बी अल्टर्ड बाय। स्टील की प्रॉपर्टीज को कैसे अल्टर कर सकते हैं, अल्टर मीन्स चेंज करना, कैसे चेंज हम कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, बोथ अबव या नन ऑफ द अबव। तो स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट से चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को जब आप चेंज करोगे तो स्टील की प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यस सर, इट्स अ करेक्ट वन। देन हीट ट्रीटमेंट, yes it's also correct, using heat treatment we can alter the properties of steel। सर तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ अबव करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था सर, हमें तो पता था, हमने इसको इजीली मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 यूपीपीसीएल जेई 2013। निम्नलिखित में से किस में कार्बन का अंश सबसे कम कार्बन कंटेंट की बात कर रहा है। मृदु इस्पात, कच्चा इस्पात, पिटवा लोहा या फिर ढलवा लोहा। इंग्लिश में बता देता हूँ, मृदु इस्पात होता है माइल्ड स्टील, इस्पात स्टील को बोलते हैं, मृदु माइल्ड को बोलते हैं। ये पिटवा लोहा, लोहा आयरन को बोलते हैं, पिटवा यानी कि रोट आयरन को बोलते हैं, रोट आयरन। ढलवा लोहा, ढलवा मीन्स कास्ट और लोहा मीन्स आयरन, तो कास्ट आयरन। अब मिनिमम किस में होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या है, पिटवा लोहा यानी कि रोट आयरन, ऑप्शन सी। 121 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122 SSC JEE 2010। पिक द रॉन्गली रिटन assumption टेकन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, वो क्या पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। यहाँ रॉन्गली पूछ लिया तो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है, assumptions while analysis of riveted joint, हम मान के चलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लिजिबल, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेट is not considered, bending moment is not taken into consideration, and total load on the joint is equally shared by all the rivets। पढ़ते हैं ध्यान से, फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लिजिबल, सर बिल्कुल सही पढ़ा था। जो फ्रिक्शन है उसको हम जीरो यानी कि नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ये एक आइडियल अजम्पशन है, करेक्ट है। बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यस सर बेंडिंग मोमेंट को कंसिडरेशन में हम लेकर नहीं चलते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, टोटल लोड ऑन द जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल रिवेट, जो टोटल लोड है जॉइंट पे वो इक्वली शेयर्ड बाय ऑल रिवेटेड्स। यस, सारे रिवेट्स इसको इक्वली शेयर करते हैं। बट यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स इज नॉट कंसिडर्ड। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कंसिडर नहीं करते, जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्लेट में कंसिडर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कंसिडर करते हैं, जो स्ट्रेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर चीज़ पे स्ट्रेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोड इक्वली शेयर हो रहा है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, बेंडिंग मोमेंट कंसीडर नहीं कर रहा है, ये अजम्पशन हमारी रहती हैं। रिवेट होल है उसमें रिवेट ही जाएगा, ये सब अजम्पशन आपको याद रखनी है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ पे रॉन्गली अजम्पशन क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया SSC JEE 2010 में, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पूरे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अब आपके, ऐसे क्वेश्चंस आपको तंग नहीं करने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 123 SSC JEE 2010। स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन इन। स्टैंडर्ड लोड्स कौन से IS कोड में गिवन है। जो स्टूडेंट मेरे RCC के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। तो IS 885, IS 1375, 675 या फिर 875। मैंने आपको बताया था 875 होता है फॉर स्टैंडर्ड लोड्स। इस IS कोड से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पार्ट से 1 2 3 4 क्या होते हैं वो जब RCC में पढ़ेंगे मैं आपको आगे इन डेप्थ पढ़ाऊँगा।
फॉर मीनवाइल आपको याद रखना IS 875 स्टैंडर्ड लोड्स के बारे में बताता है, यानी कि ऑप्शन डी। Question number 24, second last question, SPSSC JEE 2015, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट की परसेंटेज इंक्रीज करने को बोल रहा है सर, बिल्कुल समझ आती है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डिक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ सीमेंट, हैज नो इफेक्ट ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने नहीं सुना, हमने ब्रिटलनेस पढ़ा, डक्टिलिटी पढ़ा, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेशन नहीं पढ़ा हमने कहीं पे। बट सर आपकी बातें हमने बहुत ध्यान से सुनी, आपका कॉन्सेप्ट हमने बड़ा ध्यान से सुना, तो हमें लिंक करने की कोशिश की और हमें याद आ गया क्या सर, आपने लिंक किया था डक्टिलिटी को वायर से, वायर्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो हमें टेंशन से याद आया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात तो आपने की थी पुराने क्वेश्चंस में। तो इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की डक्टिलिटी कहाँ से आ गई, टेंशन ही नहीं वो बियर कर सकता। हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये भी गलत है। तो जब कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है, ब्रिटलनेस बढ़ती है, डक्टिलिटी घटती है। जब डक्टिलिटी घट रही है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। तो सर डिक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी कि ऑप्शन बी। हर एक पॉइंट हमें याद था, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप हो चुका है। हर क्वेश्चन अब हमारे को ईजी लग रहा है क्योंकि हमने चीज़ें समझी हैं, क्रैम नहीं की है, रट्टाफिकेशन नहीं किया है, चीज़ों को समझा है। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, इतना ईजी नहीं होता है क्रैम करना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 5। Question number 125, PSSC JEE 2015, efficiency of a riveted joint, efficiency riveted joint की पूछ रहा है, having the minimum pitch as per IS 800। एफिशिएंसी पूछ ली है जॉइंट की मिनिमम पिच से रिलेट करके, क्या बेहतरीन क्वेश्चन डिज़ाइन किया एग्जामिनर ने। हर चीज़ चेक कर लेगा, आपकी हर नॉलेज चेक हो जाएगी आज इस क्वेश्चन में। एफिशिएंसी पूछ ली है, पहले तो पता क्या होना चाहिए सर, मिनिमम पिच क्या होती है। अगर ये भी भूल गए हो तो दोबारा नोट्स पढ़ लो, वरना बहुत मार पड़ने वाली है। ये नहीं भूलना है कभी भी, 2.55 होती है सर, बिल्कुल आपने बताया 2.55 या फिर 2.5 डी लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अब आपने बताया था एफिशिएंसी कैसे निकालते थे सर, फॉर्मूला देखा था सर, एक P माइनस डी डिवाइड बाई P कर दीजिए सर, बिल्कुल याद है, क्वेश्चन भी किया था ऐसे। अब P क्या है, 2.5 डी है सर, लिख दीजिए सर यहाँ पे 2.5 डी माइनस डी डिवाइड बाई 2.5 डी। सर हर जगह से डी डी कट कर दीजिए, यहाँ 1 बचेगा ना, 2.5 माइनस 1 1.5 डिवाइड बाय 2.5। सर अब ऑप्शन तो परसेंटेज में गिवन है तो एफिशिएंसी भी परसेंटेज में आएगी सर, निकाल देंगे। डेसिमल से डेसिमल कट करते हैं, 25 इंटू 4 100 होता है, और 15 इंटू 4 सर ये तो 60 होता है। ये तो कर लूँगा मैं, तो बेसिक मैथ है। अरे बेसिक मैथ तो तब लगाओगे ना जब कॉन्सेप्ट पता होगा, मैथ्स तो सबको आता है बच्चे, बट कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं पता होता। जो अच्छे से पढ़ता है कॉन्सेप्ट उसका स्ट्रांग होता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसको बच्चे जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी 60%। याद रखें मिनिमम पिच 2.5 डी होती है। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला P माइनस डी डिवाइड बाई P इंटू 100 होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो 60% आंसर आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है क्योंकि प्रैक्टिस कर ली हमने दबा के, हर क्वेश्चन का लेवल हमारा बिल्डअप हो चुका है। डिफ़िकल्ट आए ईजी आए हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। सो यहीं पे एंड करते हैं हमारा पार्ट 5। मिलते हैं आपसे पार्ट 6 में। So keep loving us, keep sharing us. Don't forget to subscribe our channel and don't forget to like our videos. एंड याद से फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस एंड PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।